हेलो बच्चों, आज हम लोग हमारा इतिहास और नागरिक जीवन कक्षा 8 के पाठ 2 का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का नाम है भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना। हम जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम भारत है और उसमें अंग्रेज यानी अंग्रेजी राज्य की कब स्थापना हुई, या यूँ समझ लीजिए कि अंग्रेज कब आए और हमारे देश में कब वो अपनी फैक्ट्रियाँ या अपने राज्य को स्थापित किया, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। अंग्रेज फ्रांसीसी व अन्य यूरोपियों की तरह भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे भारत में अपना राज्य स्थापित कर लिया। इसके लिए उन्होंने कौन कौन से तरीके अपनाए, आइए इन्हें जानें। जैसे 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की सख्त छीड़ होने पर, यानी मुगल साम्राज्य जो था उसके जो शासक थे वो कमजोर होने लगे। प्रांतीय एवं क्षेत्रीय शासकों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। इनमें बंगाल, बिहार व उड़ीसा, अवध, हैदराबाद, मैसूर और मराठा प्रमुख थे। मुगल बादशाह का नियंत्रण नाम मात्र का रह गया था। नाम मात्र का मतलब शासक जो है उसका कोई महत्व नहीं रह गया था। इसी सदी में यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच विश्व में उपनिवेशों व व्यापार से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए कई वर्षों तक निरंतर युद्ध होते रहे। यूरोप में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच उपनिवेश और व्यापार के लिए दोनों देशों के व्यापारी इतने अमीर हो गए थे कि अपने अपने देश के शासन में भी इनका बोलबाला था। यहाँ तक कि इंग्लैंड और फ्रांस के राजा अपने अपने देश की कंपनियों का पूरा समर्थन करते थे और उन्हें मदद देते थे। अब ये हम जाने कि उपनिवेश राज्य क्या है। जैसे उपनिवेश किसको कहा गया, उपनिवेश का अर्थ क्या है, उपनिवेश राज्य क्या है और यह दूसरे देश की उन्नति में किस प्रकार सहायक होते हैं, आइए इसे जानें। जैसे उदाहरण के लिए, जब एक देश जैसे इंग्लैंड के लोग किसी दूसरे देश जैसे भारत पर अपना वर्चस्व स्थापित करते हैं, यानी अपना जो है आधिपत्य जमाते हैं, तब दूसरा देश पहले देश का उपनिवेश राज्य बन जाता है। पहला राज्य दूसरे राज्य का सर्वा मुख्य देश बन जाता है। मुख्य देश उपनिवेश राज्य के सभी संसाधनों का प्रयोग, सभी संसाधनों का कहने का मतलब है जो आपके देश में कच्चा माल हो या रोड हो, सड़कें हो, झील हो, झरने हो, पहाड़ हो, सबका अगर वह प्रयोग अपने हित में करता है, जिससे मुख्य देश पहला देश उन्नत करता चला जाता है, जबकि उपनिवेश दूसरा देश अवनत की ओर जाने लगता है। जैसे आपके देश से अंग्रेज जब यहाँ अपना उपनिवेश स्थापित किए तो जो भी खदानें थी, हिमालय सोने की खदानें हो तो या कच्चे माल हो, वो अंग्रेज अपने यहाँ ले जाने लगे। भारत को अंग्रेजों ने अपना उपनिवेश राज्य क्यों बनाया, आइए अब यहाँ हम जाने कि भारत को अंग्रेजों ने अपना उपनिवेश राज्य क्यों बनाया। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के दौरान कारखाने लग गए थे, अतः वह भारत को सिर्फ कच्चे माल की पूर्ति का साधन बनाना चाहते थे। साथ ही इंग्लैंड अपने यहाँ का बना सस्ता कपड़ा और दूसरा सामान भारत को ऊंचे दाम में बेचना चाहता था, जिससे वे भारत में बुना कपड़ा यूरोप में बेचकर मालामाल होते रहे। दूसरी बात, वे भारत में कई जरूरी फसलें उगवाकर उन्हें दूर दूर बेचते थे, जैसे नील, पटसन, अफीम, गन्ना, चाय, कहवा। ये भारतीय लोगों से वो लोग मतलब पैदा करवाते थे और इसको जो है दूसरे देश में ऊपरी मतलब ऊंचे दाम पर बेचते थे। उन्होंने व्यापार की ये सब चीजें लाने व ले जाने के लिए भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रेल लाइनें और सड़कें बिछाना भी शुरू किया। इसके लिए वे लोहा, कोयला आदि खनिजों की खदानें खोदना चाहते थे, वह जंगल से लकड़ी का व्यापार करना चाहते थे।
यह एक और बात है, यह सब करने के लिए उन्हें भारत में जगह जगह अपने अधिकारी रखने और भारत के लोगों पर अपना नियंत्रण बनाने की जरूरत महसूस हुई। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए विशेष अभियान को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। जो उस समय उद्योग को बढ़ाने के लिए अंग्रेजों ने जो भी विशेष अभियान चलाया उसको जो है एक औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। जैसे यहाँ आप ये देखते हैं कि चित्र के माध्यम से देखिए कैसे है कि भारत में कपास की पैदावार, कपास जिससे कपड़ा तैयार किया जाता है, और फिर ये देखते हैं कि भारत से कपास कच्चा माल इंग्लैंड भेजते हुए, जो कपास था उसका कच्चा माल जो है इंग्लैंड ले जाते थे, और फिर देखिए कि अंग्रेज एजेंट भारतीयों को महंगे दाम में कपड़ा बेचते थे। इसी जो कच्चा माल यहाँ से जाता था इंग्लैंड, उसी कपास से जो है कपड़े तैयार होते थे, और वहाँ के अंग्रेज एजेंट जो होते थे वो हमारे भारतीय लोगों को ऊंचे दाम में कपड़ा बेचते थे। जैसे इंग्लैंड के कारखाने में कच्चे माल से कपड़ा बनते, ये देखिए एक मशीन दिखाई गई है जिससे जो है इंग्लैंड में है, और उसमें जो है कच्चा माल से कपड़ा तैयार हो रहा है, और भारतीय बुनकर विदेशी कारखाने का मुकाबला नहीं कर पाए। देखिए भारतीय जो बुनकर थे वो चरखे पर काम करते थे, कारखाने में कपड़ा जल्दी बनता था तथा उसकी लागत भी कम आती थी, जबकि भारतीय बुनकर को हाथ से कपड़ा बनाने में काफी समय लगता था तथा उसके कपड़े की बिक्री काफी कम दाम में होती थी। इससे भारतीय बुनकरों की दशा खराब होती गई। यहाँ आप ये देख रहे हैं कि भारतीय बुनकर जो है चरखे पे काम कर रहा है। अब यहाँ देखिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी नील, कॉफी, चाय के बागान में लगाती थी और इन फसलों को सस्ते दामों में खरीदकर अपने जहाजों से इंग्लैंड के कारखानों में भेजती थी। ये भारत में एक ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की थी, वो नील, कॉफी, चाय ये भारत में बागान मतलब भारत में उसका उत्पादन करती थी और इन फसलों को सस्ते दामों में खरीदकर अपने जहाजों से इंग्लैंड के कारखानों में भेजती थी, जो पानी की जहाजें होती थी। अंग्रेज इंग्लैंड के कारखानों से तैयार माल जैसे कपास से कपड़ा, चाय पत्ती, कपड़ा रंगने के लिए तैयार नील आदि जहाजों के माध्यम से भारत यूरोप में अधिक दाम में बेचते थे। यही केवल नहीं था कि वो भारत में ही बेचते थे, यूरोप के अन्य देशों में भी ऊंचे दाम पर बेचते थे। उन्होंने व्यापार की यह सब चीजें लाने व ले जाने के लिए रेलवे लाइन, सड़कें, दूरसंचार आदि की व्यवस्था की। इससे व्यापार में तेजी आई और उनका दिन प्रतिदिन मुनाफा बढ़ता गया। वो जो रेलवे लाइनें और सड़कें और दूरसंचारों की व्यवस्था किया, उससे उन लोगों को प्रतिदिन मुनाफा हुआ और यह मुनाफा बढ़ता गया। यह सब करने के लिए उन्होंने भारत में अपने अधिकारी रखे और भारत पर अपना वर्चस्व कायम किया। जैसे बच्चों, आप की समझ से मुनाफा कमाने के लिए पैसों का उपयोग किस प्रकार करना ठीक होगा? पैसों को घर में रखना, बैंक में जमा करना, सोना चांदी खरीदना या उद्योग में लगाना, और क्यों? तो जैसे कि यहाँ ये देखिए कि एक चित्र के माध्यम से आप देख रहे हैं कि ये लॉर्ड क्लाइव बंगाल के नवाब मीर जाफर से मिलते हुए, यहाँ मीर जाफर जो है बैठे हुए हैं और उनसे जो है जो बंगाल का लॉर्ड क्लाइव है मिल रहा है। भारत में भी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे से लंबे समय तक लड़ती रही। दो कंपनियां, ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, एक कंपनी इस कोशिश में रही थी कि दूसरे को भारत से खदेड़ कर निकाल दे। इसके लिए दोनों ही कंपनियां अपने अपने देश इंग्लैंड व फ्रांस से सैनिक बुलाने लगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में लॉर्ड क्लाइव का विशेष योगदान था। यहाँ जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, उसमें सबसे जो ताकत को बढ़ाने में जिसने सबसे ज्यादा सहयोग किया वो था लॉर्ड क्लाइव। दूसरी ओर डुप्ले ने फ्रांसीसी कंपनी का नेतृत्व किया। जो डुप्ले था उसने फ्रांसीसी कंपनी का नेतृत्व किया। भारत के राज्य और विदेशी कंपनियों की सेना
जैसे हम ये तुलना करते हैं कि भारत के राज्य और विदेशी कंपनियों की सेना। भारत के राजा और नवाब अपना अपना राज्य बढ़ाने में और एक दूसरे पर हमला करने में लगे रहते थे। इनमें उत्तराधिकार संबंधी युद्ध भी होते रहते थे। उत्तराधिकार और वे इन विदेशी कंपनियों की सहायता लेने में नहीं चाहते थे। दोनों कंपनियां इन झगड़ों में अपनी टांगे अड़ाने लगी। अगर कंपनी किसी राजा या नवाब का साथ देने को तैयार हो जाती और अपनी सेना की उसके लिए लड़ने भेज देती तो उस राजा या नवाब की ताकत बहुत बढ़ जाती थी। यूरोपीय सेनाओं का बड़ा दबदबा था। यहाँ आपने देखा कि जो यूरोप की सेनाएं थी उन हमारे भारतीय राजा उनकी सहायता लेते थे। अब यहाँ देखिए कि विदेशी कंपनियां और भारतीय राजा एक चित्र के माध्यम से दिखा है। जैसे देखिए कि यूरोपीय की जो सेना थी, जो उनके पास ताकत थी, क्या भारतीयों के पास थी? ऐसा हम ये देखते हैं कि यूरोपीय सेना के पास बेहतर नौसेना, तोपें और बंदूकें थी। यूरोपीय सैनिक नियमित अभ्यास, परेड और ड्रिल के साथ अनुशासित भी थे। इन विशेषताओं के कारण यूरोपीय सेना का पलड़ा भारतीय सेनाओं से भारी रहने लगा। राजाओं की सैनिक ताकत बढ़ाने के बदले में कंपनियां उनसे व्यापार की कई रियायतें हटने लगती थी। वो ये कहते थे कि यदि आपको हम सैनिक की सहायता करेंगे तो आप हमको व्यापार करने के लिए स्थान देंगे और ज्यादा से ज्यादा छूट देंगे, आप कर नहीं लेंगे। जैसे ये देखिए ड्रिल करते हुए सैनिक दिखाया गया है। फिर तोप यहाँ दिखाएंगे अंग्रेजों की तोपें जो है। राजा कंपनी की सहायता के बदले में उसे बहुत धन भेंट में देते थे। राजा कंपनी की सहायता के बदले में उसे बहुत धन भेंट देते थे। यह धन कंपनी के व्यापार के काम आता था। कई बार कंपनी राजा से उसके राज्य का एक बड़ा इलाका भेंट में ले लेती थी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ धन दौलत, बल्कि अपने साम्राज्य का कुछ भाग जो है वो अंग्रेजों को यानी यूरोप के सैनिकों को दे देते थे। उस इलाके की गांव शहरों से कंपनी लगान वसूल करती थी और लगान से मिले धन से व्यापार करती थी। इस तरह से मिले धन से कंपनी अपनी सेना का खर्चा भी चलाने लगी। भारत में जमीन लेकर इन कंपनियों ने अपनी अपनी कोठियों की किलेबंदी भी की और भारत में एक दूसरे से कई युद्ध लड़े। इनके द्वारा दक्षिण भारत के कर्नाटक क्षेत्र में 1746 ईस्वी से 1763 ईस्वी के बीच 3 युद्ध लड़े गए, जिन्हें कर्नाटक युद्ध कहा जाता है। अंत में 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी अंग्रेजों से परास्त हो गए। 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी अंग्रेजों से परास्त हो गए और सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक सीमित रहे। यहाँ कुछ चीजें दी गई हैं, जैसे कर्नाटक का प्रथम युद्ध है, वो युद्ध चलता है 1746 से 1748 ईस्वी तक। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध है 1749 से 1749 ईस्वी तक। कर्नाटक का तृतीय युद्ध है 1756 से 1763। यहाँ देखिए सेंट जॉन्स फोर्ट मद्रास का ये चित्र दिखाया गया है, जो बंदरगाह है। राजाओं और नवाबों को अंग्रेजों से खतरा। राजाओं और नवाबों को अंग्रेजों से खतरा क्यों खतरा महसूस होने लगा? नवाबों और राजाओं को कंपनी को भेंट देने और उसकी सेना का खर्चा उठाने में भारतीय राजाओं पर बहुत बोझ बढ़ने लगा। राजा व नवाब व्यापार के खिलाफ नहीं थे, परंतु वे अपने राज्य में किसी और की सैनिक ताकत नहीं बढ़ने दे सकते। उन्होंने कंपनी की सैनिक ताकत पर रोक लगाने की कोशिश की। उन लोगों ने कंपनी की जो शासक थे या शासनकर्ता थे उस पर रोक लगाने की कोशिश की। अस्त्र शस्त्र सैनिक बल व किलेबंदी के सहारे होने वाला व्यापार कोई साधारण व्यापार नहीं रहा। भारत के राजाओं और नवाबों को यह बात बड़ी खतरनाक लगी कि उनके राज्य में किसी दूसरे देश के लोग सेनाएं रहे। अब यहाँ आप ये देखते हैं कि जो दूसरे देश के लोग थे वो भारत में आकर के जो है अपनी सेना रख दिए थे और व्यापार कर रहे थे। तो यह भारतीय राजाओं और नवाबों को बात अच्छी नहीं लग रही थी। किले बनाए, युद्ध लड़े, किले बनाए और अपनी सैनिक शक्ति धाक जमाए। वे कंपनी की दूसरी बातों से भी परेशान रहते थे।
जैसे ये देखिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के राजाओं के राज्य से फायदा उठाना। कंपनी के कर्मचारी अपना निजी व्यापार भी कर रहे थे। जो कंपनी के कर्मचारी थे वो अपना निजी व्यापार, खुद व्यापार भी कर रहे थे। वे अपने माल को कंपनी का माल बता देते थे और कर नहीं चुकाते थे। एक तो वे लोग थे जो यहाँ अपनी सैनिक सहायता देकर के हमारे भारतीय राजाओं से ज्यादा जो है धन ऐंठते थे और कर नहीं देते थे। दूसरे वे लोग थे जो कंपनी के कर्मचारी थे, वो लोग यह कह देते थे कि हम यह कंपनी का ही माल है और व्यापार खुद करते थे, कर नहीं देते थे। इस तरह कंपनी तो धनवान हो रही थी, उसके कर्मचारी व अफसर भी निजी रूप से मालामाल होकर भारत से लौटते थे। कई भारतीय व्यापारी व सेठ थे जो कंपनी के व्यापार में मदद करते थे। वे भी अपने माल को कंपनी का माल बताकर कर देने से बच जाते थे। भारतीय व्यापारी और सेठ कंपनी की आड़ में राज्यों में लूटपाट धोखाधड़ी हो रही थी। कंपनी कारीगरों से जोर जबरदस्ती से बहुत कम कीमत पर माल खरीदने की कोशिश करती रहती। जो इलाके कंपनी को भेंट में मिले थे उनके किसानों से भी हद से ज्यादा लगान वसूल करने की कोशिश रहती थी। जब राजा इन बातों का विरोध करते तो अंग्रेज उनसे लड़ पड़ते। उस राजा को हटाकर वे ऐसे किसी व्यक्ति को राजा बनाते जो उनके व्यापार के तरीकों पर रोक न लगाए। जब कोई राजा अंग्रेजों का विरोध करते थे तो उस राजा को गद्दी पर से वे हटा करके दूसरे राजा को वहां बैठा देते थे। 1756 ईस्वी में अली वर्दी खां की मृत्यु होने पर उसका पौत्र सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। सत्ता संभालते ही उसे घरेलू और बाहरी शत्रुओं का सामना करना पड़ा। नवाब के इन विरोधियों को बंगाल के कुछ धनी सेठों का भी समर्थन प्राप्त हुआ। नवाब के इन विरोधियों को बंगाल के कुछ धनी जो सेठ थे उनका भी समर्थन प्राप्त था। अवसर पाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब के विरोधियों की साजिशों में भाग लेना आरंभ कर दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यह जब अवसर पा गई कि आपस में लड़ाई चल रही है तो वो विरोधियों की साजिश में भाग लेना आरंभ कर दी। इस समय यूरोपीय कंपनियां शाही फरमान द्वारा दी गई व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग कर रही थी। साथ ही कलकत्ता स्थित अपनी बस्तियों की किलेबंदी भी करने लगी थी। जब सिराजुद्दौला को इसकी सूचना मिली तब उसने अंग्रेज व्यापारियों द्वारा की जाने वाली सैन्य तैयारियों पर प्रतिबंध लगाया। अंग्रेजों ने नवाब के आदेशों की अवहेलना की। इससे क्रुद्ध होकर नवाब ने अंग्रेजों के गढ़ कोलकाता पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया। सिराजुद्दौला जब इस घटना का समाचार चेन्नई मद्रास पहुंचा तब क्लाइव एक नौसैनिक बेड़े के साथ कोलकाता पहुंचा। कोलकाता पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया। देखिए, लॉर्ड क्लाइव जो है पुनः आक्रमण करता है और कोलकाता को अपने अधिकार में कर लेता है। नवाब तथा अंग्रेजों के बीच अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 ईस्वी को हो गई। दोनों के बीच, नवाब और अंग्रेजों के बीच एक अलीनगर की संधि के नाम से संधि हुई, जो संधि जो है 9 फरवरी 1757 ईस्वी को हुई। इस संधि के अनुसार कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में बिना चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया। देखिए, अंग्रेजों को बिना जो है चुंगी यानी बिना कर दिए उन लोगों को व्यापार करने का अधिकार प्राप्त है। किंतु क्लाइव इतने से संतुष्ट नहीं था। वह तो बंगाल में अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। अतः क्लाइव ने बंगाल के विरोधियों से साठ-गांठ शुरू कर दी। नवाब का सेनापति मीर जाफर स्वयं बंगाल का नवाब बनना चाहता था। वह विश्वासघात करके अंग्रेजों से जा मिला। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने और मीर जाफर ने अंग्रेजों को हर प्रकार की सुविधाएं देने का वचन दिया। इस षड्यंत्र में राय दुर्लभ, जगत सेठ और अमीचंद नामक व्यापारी भी व्यापारिक लाभ के लिए शामिल थे। देखिए, इस षड्यंत्र में जो लोग शामिल थे,
राय दुर्लभ थे, जगत सेठ थे और अमित चंद नामक व्यापारी भी व्यापारिक लाभ के लिए शामिल थे। इस षड्यंत्र की योजना पक्की होते ही क्लाइव ने सिराजुद्दौला को एक कूटनीतिक पत्र लिखकर उस पर संधि की शर्तों को भंग करने का आरोप लगाया। इस संधि के उल्लंघन हेतु उसे दंडित करने के लिए वह एक बड़ी सेना लेकर बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद की ओर चल पड़ा। अब इस वीडियो में इतना ही। इस पार्ट को हम आगे दूसरे पार्ट 2 में पढ़ाएंगे।